हेलो गाइस। कल हमने बात की थी वायरल डिजीजेस एंड प्रोटोजोआ डिजीज़ की। आज हम बात करेंगे द डिजीजेस कॉज्ड बाय हेलमिन्स। हेलमिन्स भी एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो एस्कैरिस। एस्कैरिस को हम राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। एस्कैरिस इज ऑल्सो नोन एज राउंड वॉर्म। अब जैसे कि नाम है एस्कैरिस, तो ये डिजीज़ क्या कॉज कर रहा है? एस्कैरियासिस। डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय एस्कैरिसिस, एस्कैरियासिस। ठीक है, अब वही सबसे पहले अगर हम बात करें तो साइंस एंड सिम्टम्स इसकी। किसी भी डिजीज़ में अगर आपको कैसे पता लगेगा कि वो डिजीज़ हो रही है, कौन सी है, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दो अलग अलग डिजीज़ को? तो ऑब्वियसली उसके साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू। तो इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला साइन एंड सिम्टम क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग। अगर आपको ये डिजीज़ है तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी। मसल्स पेन होगा, मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन होगा। ठीक है, फीवर होगा। ठीक है, अनीमिया होगा। अनीमिया क्या होता है? अनीमिया मतलब कि जो भी आपका, जैसे आरबीसीज आप जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो एक नॉर्मल अमाउंट होता है, एक बॉडी के अंदर एक अमाउंट प्रेजेंट होता है। जैसे जो होता है आप लोग के कोर्स में नहीं है, पर हाँ 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वो कम हो जाते हैं तो द कंडीशन इज नोन एज अनीमिया, मतलब कि आरबीसी कम हो जाते हैं अनीमिया के अंदर। ठीक है, और क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं? तो ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। ठीक है, इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा। जैसे हमने अभी भी जितने भी हमने बात की सबकी, जो भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की, हमने बताया एक पर्टिकुलर वो ऑर्गन को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे निमोनिया में हमने बताया था लंग्स को अफेक्ट कर रहा था, कॉमन कोल्ड में हमने बताया था रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट कर रहा था, पर लंग्स नहीं इंक्लूड थे उसके अंदर। जैसे मलेरिया में हमने कल ही बात की थी कि ना वो आरबीसीज एंड लिवर को अफेक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से जो आपका एस्कैरिस है वो इन्फेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। इसीलिए हमने यहाँ पे इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हमने बोला है कि ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। ये क्या करता है? ये इंटेस्टिनल पैसेज को ब्लॉक करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये कि ट्रांसमिटेड कैसे होता है? तो हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है? तो अब जो एग्स होते हैं इस पैरासाइट के, देखो एस्कैरिस एक क्या है? हेलमिंथ है। ठीक है, अब ये एग्स प्रोड्यूस करता है। अब इसके जो एग्स होते हैं, ठीक है, ये एक्सक्रीट होते हैं किसके साथ? अब जैसे कि हमने क्या बोला कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आप खाना वाना खाते हैं तो जो भी आपका आता है फिर वो आगे जाके पूरा प्रोसेस होके और फीसिस के तौर पे बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उसी के अंदर मिक्स होके इसके जो एग्स हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो दीज आर एक्सक्रीटेड विद फीसिस। ठीक है, तो अब जो भी आपका इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसकी फीसिस के अंदर ये मिक्स हो जाएंगे और ये कहाँ जाएंगे? सॉइल में, वाटर, प्लांट्स वगैरह। ठीक है, तो उनको कंटेमिनेट कर देंगे। ये कंटेमिनेटेड सॉइल, वाटर, प्लांट्स, उनके अंदर जाएंगे ये। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ कि हेल्दी पर्सन में कैसे जाएंगे? अब हेल्दी पर्सन जो भी है, हेल्दी पर्सन में कैसे जाएंगे? इसी अगर हेल्दी पर्सन कंटेमिनेटेड वही फूड या वाटर खाता है, जैसे प्लांट्स वगैरह में चले जाते हैं, सॉइल में जैसे कि हम बोल रहे हैं, तो जो क्रॉप्स वगैरह उगती है, जो भी वेजिटेबल्स वगैरह उगती है, उनके अंदर फिर ये मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली जब भी वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर खाएगा अगर वो हेल्दी पर्सन, तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से एस्कैरिस फैलता है। ठीक है, दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है हेलमिंथ का वो है वुचेरिया। जैसे ये हमने बात की थी, प्लास्मोडियम की बात की थी, हमने बोलता प्लास्मोडियम में 3 स्पीशीज़ हैं। जैसे प्लास्मोडियम वाइवेक्स थी, प्लास्मोडियम मलेरिया था, प्लास्मोडियम फेल्सीपेरम था। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें तो वुचेरिया में भी 2 है, वुचेरिया मलाई एंड वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। ठीक है, अब वुचेरिया का एक और नाम है, उसको बोलते हैं हम फिलेरियल वॉर्म। फिलेरियल वॉर्म। तो अब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, तो डिजीज़ ये क्या कॉज करता है? डिजीज़ ये कॉज करता है फिलेरियासिस। फिलेरियासिस। ठीक है, ये इसकी डिजीज़ हो गई। और इस डिजीज़ का दूसरा नाम जो कि ज़्यादा कॉमन है, जो कि फिलेरियासिस से ज़्यादा कॉमन है, विच इज़ एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस। ठीक है, एलिफेंटियासिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो आपका, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वुचेरिया सबसे पहले अपन बताते हैं ये करता क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे एलिफेंटियासिस क्यों बोलते हैं इसको। तो ये जो फिलेरियल वॉर्म है ये करता क्या है? ये एक्चुअली क्या करता है, जैसे इन्फ्लामेशन का नाम आपने सुना है? इन्फ्लामेशन क्या होता है? जैसे क्या होता है, अगर कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है उसके खिलाफ। ठीक है, उससे लड़ने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। ठीक है, वो होता है इन्फ्लामेशन, जो भी हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट जो भी पैथोजन आता है उसके खिलाफ। ठीक है, अब अगर वो जो इन्फ्लामेशन है वो क्रॉनिक लंबे समय तक चलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन।
वो जो भी रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, अगर वो लंबे समय तक चलता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो ये कहाँ पे डेवलप होता है? अब देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ, हर एक ऑर्गन में अलग अलग तरह का इन्फ्लामेशन होगा। जैसे कि कल मैंने बात की मलेरिया की, ठीक है, तो मलेरिया हमने कहाँ बोला था? लिवर में स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अब वो लिवर में स्प्रेड हो रहा है, लिवर ऐसे तो है नहीं कि कोई भी पैथोजन आया और बस अपना काम करके चला जाएगा और हमारी बॉडी रोकेगी भी नहीं। हमारी बॉडी में मैकेनिज्म होते हैं उससे लड़ने के लिए, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो ऐसे कई तरह के मैकेनिज्म होते हैं। तो हम लिवर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि वो हटा दे उन पैथोजन्स को, उनको मार गिराएं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं, जो वुचेरिया होता है ना, जिन ऑर्गन्स में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है उनमें जाके ये डेवलप होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये सालों तक रहते हैं, लिव फॉर ईयर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, जिन ऑर्गन्स में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है ना उनके अंदर, और ये स्लोली, क्योंकि वो जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है अब क्योंकि देखो, अगर हम बात करें जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है वो लंबे समय तक चलता है, ठीक है, हम बोल रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, तो धीरे धीरे चलेगा, एकदम से तेज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये लोग वहाँ पे उन ऑर्गन्स में, जिन ऑर्गन्स में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पे ये लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं? तो नॉर्मली ऐसे ऑर्गन्स क्या आएंगे, जो आपकी लिम्फेटिक वीसल्स होती है, जो आपके लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं लोअर लिम्ब के, लोअर लिम्ब की जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स होती है, वो वहाँ पे ये सालों तक रहते हैं। और रहते हैं तो अब वहाँ पे क्या होता है, उन ऑर्गन को इन्होंने टारगेट किया, ठीक है, ये आए बॉडी में, इन्होंने लिम्फेटिक ऑर्गन्स को टारगेट किया, लिम्फेटिक विसल्स को, लोअर लिम्ब की, वहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुआ और वहाँ पे ये सालों तक रहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि अब इसको एलिफेंटियासिस क्यों बोल रहे हैं, तो अब अगर हम देखें ना, तो ये क्या होता है, लोअर लिम्ब में जैसे ये गए तो ये वहाँ पे उसको इतना, अगर आप फोटो देखेंगे एनसीईआरटी में, तो उसके अंदर आप देखेंगे जो पैर है इंसान का, वो पैर है बिल्कुल हाथी के पैर जितना फूल जाता है। इसलिए उसको नाम हमने दिया है एलिफेंटियासिस, क्योंकि लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो है वो बिल्कुल हाथी जितना पैर जो होता है उसका, हाथी का इतना बड़ा पैर, उतना बड़ा फूल जाता है, इसलिए इसको नाम दिया है हमने एलिफेंटियासिस, ठीक है। अब इसके अंदर एक और इसमें क्या है कि इसमें जेनेटल ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होते हैं, जो जेनेटल के जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब वो अफेक्ट होते हैं तो उससे क्या हो जाता है, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ होती है, मतलब कि जो फंक्शंस जो होते हैं, जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, नॉर्मल फंक्शंस हो नहीं पाते, अब नॉर्मल फंक्शन होते हैं, उससे कई तरह की दिक्कतें आती हैं। अगर जेनेटल ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली बात है, उसमें जो भी आपका जो, जैसे अगर मेल है, मेल का जेनेटल ऑर्गन अगर अफेक्ट हो रहा है तो उसमें जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करता था वो नहीं कर पाएगा, तो उससे आगे और भी कई चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, वही सबसे अगेन क्वेश्चन, ट्रांसमिटेड कैसे होता है? तो ये जो ट्रांसमिटेड होता है, ये होता है बाय बाइट बाय फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो नहीं बोल रहा मैं, फीमेल मॉस्किटोज बोल रहा हूँ। वहाँ पे स्पेसिफिकली मलेरिया में हमने फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो नाम दिया था, यहाँ पे एनोफिलिस नहीं है, वो फीमेल मॉस्किटो वेक्टर है बस, तो उसकी बाइट से ये फैलता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने मलेरिया में बताया, बिल्कुल उस तरीके से ही ये फैलता है, ठीक है। बाइट करेगी, जो भी फीमेल मॉस्किटो वेक्टर है वो बाइट करेगी, ये कहाँ पे जाएगा, जो लिम्फेटिक विसल्स है लोअर लिम्ब के, वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुआ है ना, और तो ये वहाँ पे काफ़ी टाइम तक रहता है, ठीक है। वहाँ पे क्रॉनिक उससे बचने के लिए, जो भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, बॉडी जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करिए उससे बचने के लिए वहाँ पे काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है और फिर धीरे धीरे अपना इफेक्ट शो करता है, ठीक है। ये हो गया। तो ये तो हमने पढ़ा डिजीज़ कॉज बाय हेलमेंट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजीज़ कॉज बाय फंगाई, डिजीज़ कॉज बाय फंगाई, ठीक है। अब फंगाई की अगर हम बात करें तो अब हम अगर बोलें तो अलग अलग, जैसे आपने जनरा, आपको पता है 11th में हमने पढ़ा था, तो अलग अलग जनरा होता है फंगाई में, जैसे कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, ठीक है। ये अलग अलग तरह की जनरा होते हैं। ये तीनों जनरा के जो फंगाई होते हैं वो एक डिजीज़ कॉज करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन डिजीज़ होती है, विच इज़ रिंग वॉर्म। ये रिंग वॉर्म जो डिजीज़ होती है आप बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत लोगों में देखने को मिल जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे हाईली फैटल डिजीज़ नहीं होती है, बहुत कॉमन डिजीज़ होती है, गर्मियों में आपको देखने को मिल जाती है, जो इचिंग वगैरह होती है, पसीना वगैरह खूब जम जाता है, उसकी वजह से कुछ लाल लाल स्पॉट्स, पैचेस बन जाते हैं। आपने कई बार देखे होंगे, कई लोग के एकदम रिंग फॉर्म में पैचेस फॉर्म हो जाते हैं गर्मियों के अंदर, क्योंकि ज़्यादा पसीना आता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है उसकी वजह से, तो वो बोलते हैं रिंग वॉर्म। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ इन मेन, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ इन मेन। ये जो रिंगवॉर्म है ये सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है मेन के अंदर, ठीक है। अब इसके वही साइंस एंड सिम्टम्स, कोई भी डिजीज़ पढ़ें उसके बारे में दो तीन चीज़ें कॉमन रखें, कैसे फैलती है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, किसके थ्रू फैलती है, वगैरह वगैरह, बस ये तीन चार चीज़ें इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और लास्ट में हम इनकी बात करेंगे प्रिवेंशन कैसे करेंगे, वो एकदम लास्ट में। सिम्टम्स क्या है इसके, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स,
एनसीईआरटी की लाइन है ये एग्जैक्टली कि अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वही है जो आपके रेड पैचेस यहाँ पे डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि रेड रेड कलर के पैचेस आपके गर्मी में, गर्मियाँ मतलब गर्मी नहीं, आप ये कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हीट एंड मॉइस्चर में ग्रो करता है, इसलिए मैंने गर्मियों का नाम लिया। क्योंकि अगर हीट मिल जाए, टेम्परेचर अच्छा मिल जाए और मॉइस्चर मिल जाए, तो ये सबसे आइडियल टाइम कब होता है? गर्मियों में जो समर का जो टाइम होता है उसमें सबसे आइडियल टाइम होता है, उसमें आपको ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ आ गई मैन में। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये कहाँ से एक्वायर्ड होती है, वही कहाँ से आती है ये, तो ये आती है या तो सॉइल से, ठीक है, सॉइल से आ सकती है, या फिर अगर आप कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसका आप अगर मान लीजिए टॉवल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्लोथ्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर कॉम भी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी आ सकती है ना, ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो अगर आप कोई भी जो है ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं अगर इन्फेक्टेड पर्सन का, तो उसके थ्रू भी ये डिजीज़ आ सकती है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फंगाई का। फंगाई में इतना ही। अब हम एक इन जनरल बात करेंगे कि अब हमने डिजीज़ तो बहुत सारी पढ़ ली, पर इनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करें अब। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि अब इनको हम प्रिवेंट कैसे करें। तो सबसे पहले बात करूँ तो अगर जैसे हमने बात किया था डिजीज़ में भी हमने बोला था कि डिजीज़ अफेक्ट कैसे होती है, तीन तरह से होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल है आपके, अगर इन्फेक्शंस हैं उनकी वजह से होती है। ठीक है, हमने ये सब बोला था। हमने बोला था कि अगर आपको मेंटेन भी करना है तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज, ये सब हमने बोला। उसी तरीके से यहाँ पे हम बात करेंगे, एक तो पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे हम कंट्रोल और प्रिवेंशन कर सकते हैं। आप ये किस तरीके से, सबसे पहले मैं बात करूँ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन से आप क्या समझते हैं? पर्सनल हाइजीन से मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी बॉडी को क्लीन रखूँ। ठीक है, कीपिंग दी बॉडी क्लीन। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं करूँ कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड। ठीक है, जो भी मैं पानी पी रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ वो क्लीन हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल हाइजीन में आ गया कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छे तरीके से रहूं। ठीक है, मैं अपनी बॉडी को क्लीन करूं। ठीक है, अब पब्लिक हाइजीन से क्या समझता हूं मैं? तो पब्लिक हाइजीन का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका वेस्ट है या एक्सक्रीटा है, वेस्ट एक्सक्रीटा वगैरह जो भी है, इसका प्रॉपर डिस्पोजल हो। ठीक है, इसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, अच्छे तरीके से डिस्पोज हो। ठीक है, ताकि इनसे डिजीज़ ना फैल पाए, क्योंकि हमने पढ़ा है कितनी डिजीज़ेस कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है। ठीक है, कितनी डिजीज़ जो फीसिस से फैलती है, जो फीसिस होती है, जो भी कंटेमिनेटेड फीसिस होती है उनसे फैलती है कितनी डिजीज़। ठीक है, प्लस और पब्लिक हाइजीन में क्या समझता हूँ मैं, जो पीरियोडिक क्लीनिंग होनी चाहिए वाटर की। ठीक है, कौन से वाटर की? जो भी आपके रिजर्वायर्स हैं, जो भी जहाँ से भी मास मतलब एक पूरे पब्लिक को है ना पानी सप्लाई होता है, उनकी पीरियोडिक क्लीनिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, पीरियोडिक क्लीनिंग होनी चाहिए, प्लस उनको डिसइंफेक्ट करा जाना चाहिए। ठीक है, डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए उनको। तो उससे क्या है, पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके रहेंगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ डिजीज़ेज है ना, ये तो मैंने बात की। अब ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये हमने बोला कि हाइजीन, हमने पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करके रखी और और पब्लिक हाइजीन मेंटेन करी। तो ये किस डिजीज़ में फ़ायदेमंद रहेंगी? तो ये उन डिजीज़ में ज़्यादा फ़ायदा रहेगी जो कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ज़्यादा फैलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइफाइड, हमने बात की थी अमीबियासिस की। ठीक है, हमने बात की थी एस्कैरियासिस की। ये सारी की सारी हमने किससे बोली थी? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है। तो उसमें ये बहुत सही रहेगा कि अगर आप ये पर्सनल पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, और पब्लिक हाइजीन में एक चीज़ और अगर मैं भूल गया था अभी अभी, जैसे हम अगर बात करें, जैसे हम बोलते हैं लंगर वगैरह होते हैं, या हम बोलते हैं कि जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो खाना वाना जो बनाते हैं, या इस तरीके से जो भी पब्लिक केटरिंग जिसको मैं बोल सकता हूँ, उसमें हाइजीन मेंटेन रहे, उसमें हाइजीन बनी रहे। ठीक है, जो भी पब्लिक केटरिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, जो भी लंगर वगैरह लगा उसमें बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से वो जाएँ। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ एयरबोर्न डिजीज़ेज़ की। ठीक है, एयरबोर्न डिजीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। एयरबोर्न डिजीज़ेज़ कौन सी थी? निमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये एयरबोर्न डिजीज़ेज़ थी। इनके अंदर क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो? इनके अंदर ये प्रिकॉशंस आप ले सकते हो कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे कांटेक्ट ना बनाएं। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन जो है उससे थोड़ा दूर रहें, उसके यूटेंसिल्स वगैरह या उससे उसके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हाथ ना लगाएं, उनसे दूरी बना के रखें। ठीक है, अगर है ना कोई पर्सन आपके पास में खांस रहा है, छींक रहा है, तो आप उसको बोलें कि वो रुमाल का यूज़ करे, या जिससे कम से कम ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हवा में फैले, ताकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, अब अपन ने बात की थी कुछ डिजीज़ेज जो होती है वो वेक्टर्स के थ्रू फैलती है। ठीक है, कुछ डिजीज़ हमने बोला था कि ये वेक्टर्स के थ्रू फैलती है। अब वेक्टर्स के थ्रू फैलती है वो कौन सी डिजीज़? जैसे फॉर एग्जांपल डेंगू, चिकनगुनिया। ठीक है,
अब ये डिजीज़ होती है वेक्टर्स वगैरह के फैलती है, अपन ने बात की थी इनमें, कौन सा वेक्टर था, एड्स एजिप्टी, ठीक है। अब इनके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, हमने बोल दिया जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से थी या जो एयरबॉर्न थी उनके लिए तो हमने बता दिया। अब जो वेक्टर बॉन्डीज हैं उनके लिए भी तो कुछ प्रिवेंशन बताना पड़ेगा। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी वेक्टर्स हैं उनको हमें उनको कंट्रोल करना पड़ेगा या एलिमिनेट करना पड़ेगा। कंट्रोल और एलिमिनेट वेक्टर्स कैसे, बाय उनके जो ब्रीडिंग प्लेसेस होती है ना, उनकी जो ब्रीडिंग प्लेसेस होती है उसको कम करना पड़ेगा। ब्रीडिंग प्लेसेस को हमें कम करना पड़ेगा। ब्रीडिंग प्लेसेस कैसे कम कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने बताया था सड़क पे कोई गड्ढे वगैरह बने होते हैं, क्योंकि इनके जो ब्रीडिंग प्लेसेस जहाँ पे फीड करते हैं ये जो वेक्टर्स होते हैं, मॉस्किटोस होती है, कहाँ पे फैलते हैं, जहाँ पे गंदगी होती है, जहाँ पे ये जो गड्ढे वगैरह बने होते हैं, जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, ठीक है। जैसे स्टेगनेशन, जो स्टेगनेंट वाटर होता है, ठीक है ना, स्टेगनेंट वाटर होता है, जैसे मैंने बताया था ना, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी। तो वो जो होते हैं वहाँ पे ये लोग बैठती है, वहाँ से वायरस वगैरह और ये जितने भी दूसरे पैरासाइट्स हैं उनको उठाती है और फिर इन्फेक्ट करती है पर्सन्स को। तो उनको हमें कंट्रोल करना है, उनको एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब जो स्टेगनेंट वाटर है, ठीक है ना, पानी कहीं भी रुकने नहीं देना, कहीं भी नहीं, ये जो गड्ढे वगैरह नहीं बनने चाहिए, स्पेशली जो रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं, ठीक है, स्पेशली अराउंड रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे भी लोग बग रहते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, वहाँ पे कम से कम करना है। तो स्टेगनेंट वाटर नहीं रहने देना, ठीक है। प्लस जैसे हमारे घरों में कूलर है उनकी क्लीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरीके से पानी के रोकने का काम हो गया ना, कि अगर कूलर जो है अगर वो उनके अंदर पानी भरा हुआ है, जैसे हम गर्मियों में अभी कूलर चलाएंगे, अगर उनमें लास्ट में जब हम ख़त्म करते हैं, जब कूलर को बंद करते हैं, अगर उनमें हम पानी रहने देंगे और पूरे 6 महीने तक पानी रहेंगे तो उनमें मक्खियाँ मच्छर वगैरह ऐसा बैठते हैं और ये फिर आगे डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। मॉस्किटो नेट्स घर में यूज़ करें हम, ठीक है, मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करें हम। प्लस एक इम्पॉर्टेंट एक फ़िश का नाम है गम्बूजिया फ़िश, ठीक है, गम्बूजिया फ़िश। आसपास के जो भी, अगर आपके आसपास के घरों में पॉन्ड है तो उस पॉन्ड में इस गम्बूजिया फ़िश को हम इंट्रोड्यूस करें। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, ये फीड करती है ऑन मस्कीटो लार्वा। जो मॉस्किटो का जो लार्वा होता है ना उसको फीड करती है। तो ये जो है मॉस्किटो का लार्वा, उस पर ये अगर फीड कर जाएगी तो वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो वो डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। तो ये गम्बूजिया फिश हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। प्लस हम इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है, जगह जगह सैनिटाइज़ कर सकते हैं। जैसे हम अभी अभी जो कोरोना के अंदर चल रहा है यही तो चल रहा है कि हर जगह सैनिटाइज़ करो, तो वो हर तरफ से वो सही रहता है। जो सैनिटाइजेशन वगैरह होता है या जो हम ना डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं, जो हम इंसेक्टिसाइड्स करते हैं, वो इन सब चीज़ों में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कई ऐसी डिजीज़ है जिसके खिलाफ हमने वैक्सीन्स भी बना चुके हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स। आज से कुछ साल पहले स्मॉल पॉक्स बहुत बड़ी बीमारी मान जाती थी जिसका किसी के पास कोई इलाज नहीं था, पर आज हमारे पास उसके लिए वैक्सीन है। तो स्मॉल पॉक्स ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुकी है हमारी कंट्री से। और भी जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बोलते हैं पोलियो का टीका लगाओ, या ना और भी कई सारे होते हैं, जैसे टेटनस का इंजेक्शन भी आज मिलने लग गया है, डिप्थीरिया वगैरह का। तो कई हम बीमारियां जो है वो हम वैक्सीन्स और इम्यूनाइजेशन से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी डिजीज़ेज़ का हो गया टोटल टॉपिक। इसके बाद हम कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे।